हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कक्षाएं सरकारी बुक के माध्यम से क्लास 8 की चल रही थी, लेकिन अब यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल अयोध्या पर स्कूल में जो बुक लगती है उसके माध्यम से कक्षाएँ चलेंगी। तो पीबीएस स्कूल कांदीपुर स्कूल के जितने भैया बहन हैं, विद्यालय में लगने वाली बुक के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है बच्चों, क्योंकि विद्यालय खुलेगा तो हम लोग को यही बुक पढ़ना है, तो अभी से क्यों ना हम इसे कंटिन्यू कर लें, पढ़ाई कर लें। और स्कूल के बाहर के जितने भैया बहन हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ये ना मान के चलें कि वो इस स्कूल की बुक है तो हम क्यों पढ़ें। बच्चे सभी स्कूल के बुक जो हैं, सबकी जो चैप्टर है, पाठ्यक्रम है, लगभग समान है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं। आप भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन भी नोट करते हैं और उत्तर भी। ठीक बच्चों, तो हमारा पहला चैप्टर है परमीय संख्याएं। हमारा पहला चैप्टर है और हमारी पहली क्लास है क्लास 8 की, विद्यालय की बुक के माध्यम से। क्लास 8 है ये। क्लास 8 हमारा लेक्चर पहला है और अध्याय 1 परमीय संख्याएं। परमीय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्या हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और परमीय संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखिए प्राकृत संख्या कहने से आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। इसी प्राकृत संख्या को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो ये प्राकृतिक लिखें या प्राकृत लिखें, दोनों बात एक ही है। और प्राकृत संख्या को बच्चों क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल मीन्स, नेचर मीन्स प्राकृत होता है ना बच्चों, तो उसी से बना है नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या की बात करें तो इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक की बात करें तो इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं बच्चों, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि होल नंबर जब लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या है? होल का डब्लू है, तो इसलिए डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर यानी एन से प्रदर्शित करते हैं, और परमीय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर। तो ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। आप लोग को बता दें बच्चों कि वह संख्या यानी गिनती की जा सकने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चों हम लोग क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? क्या कहेंगे आप इसे? 1 2 3 4 क्या है? 4 है ना। 4 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। हम इसे गिने, यानी गिनती की जा सकने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 0 क्या है बच्चों? अब 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। आगे बताते हैं 0 क्या है। अब कोई चीज़ 0, क्या हम उसको, कोई चीज़ 0 है तो उसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे? गिनती की जा सकने वाली संख्याओं के समूह को गिनती वाली संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे? एन से लिखेंगे ना। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो प्राकृतिक संख्या यानी एन होता है नेचुरल नंबर, तो उसे एन से प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 6, आगे इसी तरह इसका क्रम चलता रहेगा, आगे 7 8 9 10 11 आगे तक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? अगर कोई पूछे आपसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? गिनती की जा सकने वाली संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि n बराबर क्या लिखा है। ये n बराबर यानी n मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं? ये एक ग्रुप हो गया ना, तो ये समूह है ना संख्याओं का, तो इसे समुच्चय भी कहते हैं बच्चों। सेट, समुच्चय। आप लोग की बुक में समुच्चय वर्ड प्रयुक्त किया गया है, जिससे हम आप लोग को बता दें कि
ये जो संख्याओं का समूह है इसको समुच्चय कहते हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है बच्चों। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए बच्चों, हम बार बार डेफिनेशन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो जो हम बोल रहे हैं इसके माध्यम से आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कॉपी में, और बुक में तो है ही है। ठीक बच्चों, या आप लोग जो बोल रहे हैं उसी के माध्यम से समझ लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं बच्चों, तो वही संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, और जब इसी प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या शामिल कर लेते हैं? जीरो, 0 1 2 3 4 डैश डैश इसी तरह आगे। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी बच्चों। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल इस तरह लिखा जाता है WHOLE, होल नंबर। तो होल का जो फर्स्ट लेटर है ये W है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है W, इसलिए W से इसे प्रदर्शित करते हैं होल नंबर को। तो क्या अगर आप लोग से कोई पूछे तो क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वही संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। ये क्या है बच्चों? ये संख्याओं का समूह है ना, 0 1 2 3 4 5 इस तरह की आगे भी संख्याएं। तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय है बच्चों। अब पूर्णांक की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास? माइनस वाली संख्याएं ही बची, क्योंकि आप लोगों ने सुना है, जाना है, -1 भी होता, -2 भी होता, -3 -4 -5 इस तरह की संख्याएं भी होती हैं। तो आखिर उन संख्याओं को कहाँ रखते हैं, किस क्रम में रखते हैं, उसको भी जान लेते हैं बच्चों। देखिए हमारी ये सबसे पहले हम लिख लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई से। इंटीजर, इसको इंटीजर कहा जाता है बच्चों, इंटीजर, जिसको हम आई से लिखते हैं बच्चों। तो पूर्णांक को हम क्या लिखेंगे? आई। ठीक है बच्चों, पूर्णांक को हम क्या लिखेंगे? आई। और इसको कहीं कहीं जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है पूर्णांक को। ठीक, ये इंटीजर होता है, आई से लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसे जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अब बात आती है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं और प्राकृतिक संख्या और जीरो और ऋणात्मक संख्याओं को जब सम्मिलित कर लेते हैं तो वही क्या हो जाती है? हमारी पूर्णांक हो जाता है बच्चों। या ऐसे कहें, पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम शामिल कर लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक। तो आई बराबर क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 डैश डैश आगे इस तरह। ठीक, और इसके पहले, 0 के पहले क्या आएगा बच्चों? 0 तो 0 है, 0 के पहले जाएंगे, 0 के बाद 1 आता है, 0 के पहले बच्चों -1 आता है, और 0 के और पहले -2 -3 इस तरह डैश डैश इधर। तो क्या हो गया? पूर्णांक क्या है? जब ऋणात्मक संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं को, यानी यही पूर्ण संख्या है ना बच्चों, पूर्ण संख्याओं को प्रयोग कर लेते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के समूह के साथ पूर्ण संख्याओं का समूह जब प्रयोग कर लेते हैं बच्चों तो वही हमारा हो जाता है पूर्णांक। या ऐसा कहें कि पूर्णांक में कौन कौन से अंक होते हैं? पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 0 होता है, और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वही है पूर्णांक। ठीक, और अगर ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे एक लाइन में कि ऋणात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। दिस इज अ इंटीजर। ठीक है बच्चों, दिस इज अ कॉल्ड ग्रुप ऑफ इंटीजर। मतलब ये एक संख्याओं का समूह है, एक पूर्णांक का समूह है, इसको एक पूर्णांक का समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहते हैं। बच्चे अंग्रेजी वर्ड पे भी आप लोग ध्यान देते चलेंगे। और अब बात आती है परिमेय संख्या के बारे में, और यही चैप्टर का हमारे नाम भी है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या आप लोग बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन
q बराबर 0 ना हो उसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए एक संख्या जिसे, देखिए परिभाषा हम बोल रहे हैं उसको आप लोग चाहे तो लिख लें, नहीं तो बुक में है। एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी एक संख्या p बटा q ऐसा लिखा जा सके उसे, लेकिन q बराबर 0 ना हो यानी हर 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या कहेंगे। q नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू पढ़ा जाएगा बच्चों, यानी q बराबर 0 ना हो। ठीक, आप लोगों को बताया गया था q एक शून्येतर पूर्णांक है, ये भी कहा जा सकता है। q एक नॉन जीरो इंटीजर है, शून्येतर पूर्णांक यानी नॉन जीरो इंटीजर। शून्येतर पूर्णांक शून्य से इतर, शून्य से हटके, q की जगह शून्य नहीं आ सकता है बच्चों, और सभी संख्या और सभी पूर्णांक आ सकता है, इसलिए q एक शून्येतर पूर्णांक है, यानी अंग्रेजी में कहें तो नॉन इंटीजर। ठीक, नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक, तो p बटा q डेफिनेशन जिस बच्चे को जानना है वो सुन ले। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q बराबर 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे कुछ संख्या लिख लेते हैं बच्चों। 2/3 ये क्या है बच्चों, हमारी एक परिमेय संख्या है। 5/7 हमारी एक परिमेय संख्या है। 6/3 हमारी एक परिमेय संख्या है। और 7/0 क्या एक परिमेय संख्या है? आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि हर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। अगर परिमेय संख्या हमको बनाना है तो उसका हर किसी भी दशा में 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या अगर हर 0 हो गया बच्चों तो वह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, वह अपरिभाषित हो जाएगी। ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये सब परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या लिखिए, 2/3, 5/7, 5/6, 5/6, ये सब संख्याएं क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। हाँ, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है बच्चों, वही संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या। अगर ठीक, अब ये भी जान लीजिए कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर, मान लीजिए 0 में किसी संख्या हम 7 से भाग दें तो उत्तर 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग दें तो उत्तर अपरिभाषित आएगा बच्चों। अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। अपरिभाषित क्या आएगा बच्चों, नॉन डिफाइंड। अपरिभाषित को अंग्रेजी में बच्चों हम क्या कह लेंगे, अपरिभाषित को हम लोग कहेंगे नॉन डिफाइंड। ये अपरिभाषित लिखा गया है बच्चों, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड। तो हम लोग क्या सीख लिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की विशेषताएं। इसको मिटाते हैं सभी बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब आप लोग को बताया जाएगा परिमेय संख्याओं पे संक्रियाओं की अब अगला है हमारे पास परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की विशेषताएं। हेडिंग है हमारी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम बात करते हैं, आप लोग की बुक में कुछ लिखा है उसको हम पढ़ के सुना देते हैं। क्रम विनिमयता, सहचारिता और वितरणता आदि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की विशेषताएं पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं के लगभग समान होती हैं, किंतु वे समृद्ध प्रगुण से भिन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग को हम पढ़ाए थे, अगर सरकारी बुक में आप लोग देखे हों तो उसमें सौरक प्रगुण नाम आता है। सौरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है बच्चों, ये इस बुक में थोड़ा हटके है तो इसको हम लोग को समझना ज़रूरी है और इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं आप लोगों को। तो इसमें वर्ड प्रयुक्त किया गया समृद्ध प्रगुण क्या होता है। समृद्ध प्रगुण, समृद्ध प्रगुण को बच्चों आप लोग इसी को ही सौरक प्रगुण कहते हैं। सरकारी बुक में इसको सौरक प्रगुण के नाम से जानते हैं। कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सौरक प्रगुण क्या होता है,
आइए बताते हैं। जब दो परमीय संख्याओं को जोड़ें और एक परमीय संख्या मिले, दो परमीय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमीय संख्या मिले, वही क्या है? सौरक परगुण है। तो देखिए बच्चों, परमीय संख्या एक ऐसी प्रक्रिया, जब हम परमीय संख्याओं के साथ संक्रिया करें और हमें परमीय संख्या ही प्राप्त हो, तब वहाँ सौरक परगुण प्रयुक्त होता है, अन्यथा नहीं। जैसे आइए देखते हैं, परमीय संख्याएं योग, व्यवकलन। यहाँ एक शब्द आप लोगों में व्यवकलन प्रयुक्त किया गया है। व्यवकलन का मीन्स घटाव होता है। परमीय संख्याएं योग, घटाव और गुणन की संक्रिया के अंतर्गत समवृत्ति होती हैं, किंतु भाग के अंतर्गत नहीं। आइए देखते हैं कि सौरक परगुण कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है, कहाँ कहाँ नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे योग में देखेंगे। सबसे पहले योग में क्या सौरक परगुण परमीय संख्याओं के योग में लागू होता है? आइए देखते हैं। जैसे मान आप लोग की बुक से ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, +/4/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग को सॉल्व करना आता होगा कि पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ 6 है बच्चों, 5/6। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 30 हो जाएगा ना। और आप लोग को चिन्ह परिपाटी तो बता ही दी गई है कि प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस ये प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस ये माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस ये क्या होता है? माइनस होता है। ये चिन्ह परिपाटी सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। और 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा, और इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे। जब दो परमीय संख्याओं को जोड़ना है तो उसका तिर्यक गुणा भी करा के हम जोड़ सकते हैं, और इसका एलसीएम 30 हो गया। ठीक, तो 5×5 = 25 और 6 का 4 में प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 6 के 4 से गुणा होगा 24, तो क्या आ जाएगा? 1/30। 1/30 तो क्या आएगा? 1/30 क्या है बच्चों? एक परमीय संख्या है। 1/30 एक परमीय संख्या है, ये एक परमीय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं चिन्ह परिपाटी। सभी बच्चे इसको ध्यान में रख लिए होंगे। अब देखिए, योग की संक्रिया में सौरक परगुण लागू होता है। ठीक है बच्चों, योग की संक्रिया के अंतर्गत सौरक परगुण लागू होता है, यानी कि परमीय संख्याओं में योग की संक्रिया में सौरक परगुण लागू होता है। या यूं कहें कि परमीय संख्याओं के योग के संक्रिया में योग की संक्रिया समवृत्ति होती है या सौरक परगुण प्रयुक्त होती है। समवृत्ति होती है या सौरक परगुण, बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। अब घटाव में देखते हैं। अब व्यवकलन देखिए बच्चों, व्यवकलन दिया है आप लोगों के बुक में, व्यवकलन। और व्यवकलन को ही हम घटाव बोलते हैं। ये देखते हैं कि परमीय संख्याओं का घटाव, जब परमीय संख्याओं को घटाते हैं क्या एक परमीय संख्या ही आता है? यानी कि क्या घटाव की संक्रिया में परमीय संख्याओं की घटाव की संक्रिया क्या समवृत्ति होती है? क्या सौरक परगुण वाली होती है? आइए देखते हैं। 5/6 -4/5। अब देखते हैं इसको हम क्या आता है। इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा, और यहाँ 24 हो जाएगा। 25 24 कितना आएगा? 49/30। ठीक बच्चों, 49/30 एक परमीय संख्या है, क्योंकि हर जिसका 1/30 भी परमीय संख्या है, 49/30 भी एक परमीय संख्या है, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। वही संख्या परमीय संख्या नहीं होगी जिसका हर 0 होगा, तो इसका हर 0 नहीं, अन्यथा इसलिए ये परमीय संख्या। अब देखते हैं गुणा के संदर्भ में देखते हैं बच्चों कि गुणा के संदर्भ में देखिए बच्चों, उसमें सरकारी बुक में बहुत अलग करके बताया गया था, काफ़ी विस्तारित है, लेकिन हम इसको संक्षेप में बता रहे हैं, और इस बुक में संक्षेप में भी दिया है, तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। हम चीज़ों को समझा रहे हैं, आप लोग समझिए, किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर इन केस किसी को दिक्कत होती है तो वो कमेंट करके बता सकता है, या स्कूल के नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है। गुणा के केस में देखते हैं क्या परमीय संख्याओं का गुणा समवृत्ति होता है, सौरक परगुण लागू होता है। तो 5×6 गुणे -4/5, इसको हम जब हल करेंगे कितना आएगा बच्चों?
-4/5। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक, ये 5 से 5 तो हम काट ही देते हैं ये, ठीक है बच्चों। 5 से 5 कट गया तो -4/6। अब ये भी कट रहा है देखो बच्चों 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, यानी कि -2 या नहीं काटते ही रहने देते हैं, -2/3 हो जाएगा, नहीं तो यही रहने दें -4/6, क्या हर्ज है। तो ये बताइए बच्चों, क्या -4/6 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। हर जीरो ना हो बच्चों, हम बार बार करें, हर जीरो ना हो वही संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी, बात खत्म। अब गुणा की संक्रिया में हो गया, अब देखते हैं भाग की संक्रिया में। भाग की संक्रिया में देखते हैं बच्चों कि क्या परिमेय संख्याओं का भाग, जब हम परिमेय संख्याओं का भाग देते हैं परिमेय संख्या से, तो क्या उत्तर हमारा परिमेय संख्या ही आता है? क्या परिमेय संख्याओं का भाग समवृत्ति होता है, मतलब सौरभ प्रगुण लागू होता है उसमें? आइए देखते हैं। देखिए 5/6 भागे 2/3 या 5/1 है भागे 2/1, ठीक। तो इसको भाग देंगे तो 5, ये गुणा हो जाता है। जब भाग को हम हल करते हैं तो अंश का हर अंश में चला जाता है और अंश हर में चला आता है, यही होता है, गुणा में बदल जाता है। 5/1 गुणे 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2। क्या 5/2 एक परिमेय संख्या? हाँ बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, 5/2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के भाग की संक्रिया समवृत्ति होती है। परिमेय संख्याओं की भाग की संक्रिया समवृत्ति होती है, भाग की संक्रिया के अंतर्गत समवृत्ति होती है। यहाँ तो है बच्चों, लेकिन एक केस ऐसा भी है, एक तरीका ऐसा भी है जहाँ नहीं होगी, मतलब इन केस अगर कहें एक स्थान ऐसा भी है। आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं या रहने ही देते हैं बच्चों। यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। आइए बच्चों, हम क्या 5 में हम 0 से भाग दे के देखें कि क्या 5 में हम 0 से भाग दें बच्चों, 5/0, तो उत्तर क्या आएगा? क्या एक परिमेय संख्या आएगा? 5/0 यानी 5 में जब हम 0 से भाग देंगे तो उत्तर, ये एक परिमेय संख्या है? ये एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका हर क्या है, 0 हो गया। और परिमेय संख्या होने के लिए हर किसी भी दशा में 0 नहीं हो सकता। और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उत्तर हमारा अपरिभाषित आएगा। तो ये चीज़ हमारा यहाँ क्लियर हो गया, ठीक बच्चों, अपरिभाषित होगा, ये हमारा एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्ति नहीं होती है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या योग, घटाव, गुणा के अंतर्गत समवृत्ति होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्याओं के योग, घटाव, गुणा में सौरक प्रगुण लागू होता है, लेकिन प्रत्येक भाग की प्रक्रिया में सौरक प्रगुण लागू नहीं होता है। कुछ में लागू होता है भाग में, जैसे यहाँ लागू हुआ है और यहाँ लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 5 में 0 से भाग दिए, उत्तर अपरिभाषित हो गया, ठीक है बच्चों। लेकिन योग, घटाव और गुणा में ऐसा नहीं होता है, चाहे हम 0 से जोड़ें चाहे 0 घटाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो ये कहना ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग की संक्रिया, परिमेय संख्याओं की भाग की संक्रिया समवृत्ति होती है, लेकिन परिमेय संख्याओं की भाग की प्रत्येक, अगर कहें बच्चों कि क्या प्रत्येक भाग की संक्रिया समवृत्ति होती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं की भाग की संक्रिया के अंतर्गत समवृत्ति होती है, ये गलत है। तो हम क्या कहेंगे? हम यही इतना कहेंगे बच्चों कि परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, परिमेय संख्याओं की योग, घटाव और गुणा की संक्रिया
के अंतर्गत समवृत्ति होती है, परंतु भाग के अंतर्गत समवृत्ति नहीं होती है। योग, घटाव और गुणा में सौरक प्रगुण लागू होता है प्रत्येक जगह, और भाग में नहीं लागू होता है। कहीं कहीं भाग में कहीं कहीं लागू होता है, कहीं कहीं नहीं लागू होता है। तो फाइनली अगर हम कहें तो भाग में सौरक प्रगुण प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक बच्चों, ये चीज़ हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद है हम लोगों के बुक में क्रम विनिमयता प्रगुण और सहचारिता प्रगुण। क्रम विनिमयता प्रगुण और सहचारिता प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। देखिए सभी बच्चों के लिए होमवर्क क्या है, अभी हम प्रश्नावली पे नहीं पहुँचे हैं, तो होमवर्क आप लोग के लिए यही है कि आप लोग प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परमीय संख्या क्या होता है, इतना प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। और ये सौरक प्रगुण क्या है, योग में लागू होता है कि नहीं, घटाव में होता है कि नहीं, गुणा में होता है नहीं, ये चीज़ें आप लोग को कंठस्थ होनी चाहिए। और भाग में होता है कि नहीं, भाग में नहीं होता है, और ये तीनों में होता है, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए बच्चों। तो क्लास को यहीं रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है बच्चों, और आप लोग बोर होने लगते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग को पता है कि अभी कक्षाएं 1 दिन के 2 दिन के अंतराल पे चल रही हैं, क्योंकि इंटरनेट इशू के कारण प्रतिदिन क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है, क्योंकि 6, 7, 8 तीनों क्लास को पढ़ाना रहता है बच्चों। तो अगली क्लास होगी 1-2 दिन, यानी शनिवार को होगी, और तो उसमें हम पढ़ाएंगे क्रम विनिमयता प्रगुण, सहचारिता प्रगुण, और उसके बाद योज्य तत्समक पढ़ाएंगे, गुणात्मक तत्समक, और उसके बाद प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।